मेरी जान मेरा कश्मीर, दिल में है बस ये तस्वीर। मेरी जान मेरा कश्मीर, दिल में है बस ये तस्वीर। दिल के घाव की मरहम तू वादी है रूहानी। प्यार मोहब्बत की जागे नूरशी से नूरानी। मेरी जान मेरा कश्मीर, दिल में है बस ये तस्वीर। या अल्लाह, ये कैसी जद्दोजहद में डाल दिया तूने। नजमा को यदि हकीकत नहीं बताता हूं तो उसके दिल में मेरे दहशतगर्द होने की तस्वीर हमेशा बनी रहेगी, और बता देता हूं तो नजमा, अम्मी और हसीना की जान को खतरा है। जंगेजी चीफ सबको भून डालेगा। कुछ नहीं बताऊंगा। एसपी साहिबा से मैंने वायदा किया है कि ये राज राज ही रहेगा। या मेरे मौला, इतना नेक दिल इंसान दहशतगर्द कैसे हो सकता है। या अल्लाह, तूने उस पल को ही खत्म क्यों ना कर दिया जिस पल इस इंसान के दिमाग में दहशतगर्दी का ख्याल भी आया। यानी मेरे अब्बा हुजूर भी नहीं। तुम क्या सोच रही हो नजमा? कुछ भी नहीं। वैसे उदास तो मुझे तुम दिखाई दे रहे हो। तुमसे दूर जाने का गम जो है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए मुश्ताक। आखिर पाकिस्तान जाकर ही तो तुम्हारे मंसूबों को कामयाबी मिलेगी ना। नजमा, तुम बहुत मासूम हो। एक बात बताओ, आखिर तुम किससे जंग कर रहे हो? उन तमाम लोगों से जो कश्मीर को। अब इसे क्या जवाब दूं? मैं तो खुद इस जंग के खिलाफ हूं। सिर्फ अपने अब्बा की मौत का बदला लेने इस राह पर चल निकला था। कैसे कह दूं कि जिहाद नहीं है, दहशत का मजहबी कारोबार है। अगर सच कह दिया तो ये मुझे पाकिस्तान जाने नहीं देगी। मैं वहां के असलियत से नावाकिफ रह जाऊंगा। क्या सोचने लगे मुश्ताक? अगर कश्मीर हिंदुस्तान में नहीं रहा तो फिर हमें क्या मिलेगा? नजमा, ये वक्त नहीं है इन सवालों का। मुझे जाना है, मैं जा रहा हूं। कौन है? कौन है? उसी तरह मलिन हो गए जैसे सूर्य के उदय हो। मुश्ताक, अरे भाईजान आप कैसी हो हसीना? आराम अम्मी जान। खुश रहो, कितने दिनों बाद आया है। हाँ, जब से इस कारोबार में लगा हूँ एक पल को फुर्सत नहीं। पैर में चोट लगी है, कितना कमजोर हो गया है। कुछ खाता पीता नहीं क्या? ओहो अम्मी, सारे सवालात एक साथ पूछोगी? बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को नहीं दोगी? हाँ हाँ, मैं तो हमेशा तेरा इंतजार करती रहती हूँ बेटा। अब तो कुछ दिन रहेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है। हाँ? 2 पल के लिए आया हूँ। पहले ये रुपए रख लो हर खर्च के लिए। अम्मी जान, आप मेरे लिए खाना लगाइए, मैं जरा गुस्सा खाने से आता हूँ। हाँ हाँ बेटा, अभी ले। खुश रह।
मुश्ताक, हाँ कौन सा कारोबार करता है तू? बताया तो था, शालों का कारोबार है। और इस बक्से में क्या है भाईजान? कुछ नहीं, बस कुछ जरूरियात की चीजें हैं, बस और क्या। हम देख चुके हैं आपकी जरूरियात की चीजें। पंडित जी ने मुझे कई बार आगाह किया, पर मैंने ख्याल नहीं किया। सोचा नहीं, मेरा मुश्ताक जरूर कोई कारोबार कर रहा होगा। पर आपने ये सोचा कि इतने कम तालीम हासिल करके मैं ऐसा कौन सा कारोबार कर रहा हूं जिससे रातों रात इतनी दौलत मिल गई? जिन लोगों ने अब्बा जान की जान ली, अब दौलत कमाने के लिए उन दरिंदों के साथ मिल गए। छी छी, मेरे भाईजान दहशतगर्द है, ये सोचकर भी मुझे। ओह हसीना, मैं तुझे कैसे समझाऊं? मेरा यकीन करो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, या खुदा, ये कैसा इम्तिहान है। वाह बेटा वाह, अपने अब्बा की नेक नियति का ये सिला दिया है तूने। अब आप चाहे जो समझे, मैं इस राह पर बहुत आगे जा चुका हूं, वहां से लौटना मुश्किल है। मैं चलता हूं। कहाँ जा रहा है? सरहद के उस पार। क्या? हाँ, यही सच है। ये रुपया, ये ऐशो आराम, ये हथियारों का असला हमें वहीं से मिलता है। ये मकान, ये टीवी, ये कपड़े लगते, ये सब उन्हीं रुपयों से आता है। हमें जान, याद है वो मुफलिसी का दौर, जब हसीना को पहनने के ढंग के कपड़े भी नहीं थे, अनाज का एक दाना भी घर में नहीं था। बस कर बेटा बस कर। कभी कभी तो मैं भी सोचती हूँ कि मुफलिसी में जीने के बजाय छीन के खाने से पेट की आग तो बुझती है, मगर और जिनसे छीन के खाया जाता है वो माँ, उनसे भी तो भाईजान और उनके साथियों ने उनके अब्बा छीन लिए होंगे। जी जनाब, घर तो आपका ठीक ठाक है। खुदा का शुक्र मनाइए कि आपका घर दहशतगर्दों की निगाह से बच गया, वरना जो लोग भी प्रॉपर्टी को छोड़कर भागे हैं, कम बख्तों ने या तो प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया या सारा घर तहस नहस कर छोड़ा है। अब इसीलिए तो सोच रहे हैं कि इसे बेच दिया जाए। अब देखिए, यहाँ कोई रह भी तो नहीं रहा ना। वही तो। अच्छा, कागज तो है ना, पूरे तो है ना? हाँ, इसीलिए तो चाहते हैं कि कीमत भी पूरी मिले। पूरी नहीं, बहुत मुश्किल है भाई। इधर कश्मीर में प्रॉपर्टी का रेट क्या है रेट है? और फिर देखो, बाहर का आसामी आकर तो इधर मकान खरीद नहीं सकता है, प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता है, और यहाँ के लोगों की हालत तो बहुत तंग है। और फिर इधर जानते हो, काम धंधा नहीं है, सब चौपट है, कारोबार बंद है, सब चौपट ठप्प पड़ा है। फिर भी आप कितना दिलवा दोगे? देखो, एक पार्टी है मेरे पास, वो इस मकान के आपको 1 लाख रुपया देगी। नहीं, 1 लाख तो इस मकान का देगी, और 1 लाख जमीन का। 2 लाख इस मकान और 2 एकड़ जमीन के सिर्फ 2 लाख। अब देखिए, चंद साल पहले तो आप ही इसका 8 लाख रुपया दिलवा रहे थे। वो बात दूसरी थी, वक्त बहुत बदल गया है। फिर भी 2 लाख रुपया तो मैं आपको दिलवा रहा हूँ ना। दरअसल यहाँ प्रॉपर्टी खरीदता कौन है? जो लोग ही प्रॉपर्टी छोड़कर जाते हैं, उसी पर कब्जा हो जाता है। देखो, मैं तुम्हारे भले की बात सोच रहा हूँ, है? अब जो पैसा मिल रहा है उसे ले लो, वरना इससे भी हाथ धो बैठोगे तुम। गौरी नाथ जी हमारे वालिद मरहूम के दोस्त थे, इसीलिए तुम्हारे भले की बात सोचता हूँ, इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाता हूँ मैं। अब देखो, 5 एकड़ की जमीन थी आपके पास, थी ना? अब उसमें से 3 एकड़ में कब्जा हो गया है, अब बाकी 2 एकड़ में भी कब्जा हो गया, तो उसमें कोई क्या परहेज करेगा? अब देखिए, उसमें भी तो आपकी के भाई ने कब्जा कर रखा है ना। देखिए, ये इल्जाम आप हमारे खानदान पे लगा रहे, झूठा इल्जाम लगा रहे आप। हमारे भाई ने जमीन खरीदी थी, अब वो जिससे जमीन खरीदी उसने तुम्हारी जमीन पर कब्जा किया था। अब ये सोचो कि उसने किया था। हाँ, यही बात मैं कहना चाहता हूँ। चलिए छोड़िए, अब उस जमीन का भी कुछ फैसला करवा दीजिए। हाँ, वही तो मैं सोचता रहता हूँ, और क्या करता हूँ। इसी में तुम्हारी भलाई है कि जो पैसा मिल रहा है उसे ले लो, और अपना जमीन और मकान को निकाल दो, बस। कल पता नहीं ना मिले। पैसा बैंक से निकाल कर। अरे बैंक की क्या जरूरत है, तुम जमीन के कागज दो, पैसा ले जाओ। अरे ऐसे करारे नोट दूंगा जैसे गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। अब यहाँ असल और नकल का भी तो चक्कर है यार। खुदा, तुम हमको ऐसा समझता है? अरे नहीं, हम ठीक है, पहले कभी ऐसा था, मगर अब ऐसा नहीं हूं मैं। पहले मैं जेब कतरा था, मगर अब तो मैं ईमान की खाता हूँ।
तुम अपने कागज पूरे करके लाओ और पैसा पैसा वसूल करो। हैं? अरे पुनीत बेटा, तुम यहाँ कहाँ रहते हो? कई बार मैंने घर में झांक कर देखा, मगर हर बार ताला बंद मिला। पंडित जी आदाबाश। रफी, तुम यहाँ? भाईजान मकान बेच रहे ना। अच्छा भाईजान, मैं चलता हूँ मार्केट में, और पैसा मिलेगा तो और भी दिलवाऊंगा, फिक्र की कोई बात नहीं है। ठीक है। अच्छा वो चाबी जो है पंडित जी को दे के जाइएगा, क्योंकि वो ग्राहक कमरा तो देखेगा ना। फिक्र की कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। आधा वर्ष पंडित, आधा। गौरीनाथ से पूछा तुमने घर बेचने से पहले? दरअसल अंकल, पापा की भी यही राय है। अब देखिए, हम तो बोनाफाइड कश्मीरी हैं, कभी भी यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। फिलहाल तो डिस्पोज करना ही ठीक है। पर तुम्हें तो इस मिट्टी से बहुत लगाव था। वो तो अंकल अब भी है, पर देखिए मैं थोड़ा प्रैक्टिकल भी हूँ। तुम आए थे तो एक उम्मीद जागी थी, मगर ये ठीक नहीं हो रहा है बेटा। सरकार कितनी कोशिश करने के बाद लोगों को कश्मीर भेज रही है। जो लोग यहाँ से जा चुके हैं अंकल, उनके वापस लौटने के लिए जरूरी है कि यहाँ की हालात बदलें, लोग सुरक्षा महसूस करें। किसी को यहाँ आकर रहने की पहल करनी पड़ेगी ना। सरकार अपना काम कर रही है और फौज अपना, मगर कुछ जिम्मेदारी हमारी भी तो है। जो कश्मीर के बाशिंदे हैं वो यहाँ कारोबार शुरू तो करें। यहाँ क्या हो सकता है अंकल, यहाँ की तो पूरी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। बस सुनी सुनाई बात कह दी। माना मैं तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मगर बरसों से यहाँ रह रहा हूं। यहाँ जो जंग चल रही है वो कोई गोला बारूद की जंग नहीं है, वो तो हमें दिखती है, क्योंकि दुश्मन मुल्क ये जानता है कि वो सीधी लड़ाई में जीतेगा नहीं। भारत की फौजें मजबूत है, वो 2 बार जंग करके देख चुका है, इसीलिए उसने ये नकली जंग का रुख अख्तियार किया है। अंकल मैं मानता हूँ कि ऐसा ही हुआ है, पर इसकी कीमत तो हम कश्मीरियों को ही चुकानी पड़ रही है ना। यही बात तो हर कश्मीरी को समझानी है, हर हिंदुस्तानी को समझानी है। अगर कश्मीर की माली हालत सुधर जाए और रोजगार के मौके हासिल हो जाए तो ये आतंकवाद चुटकियों में गायब हो जाए। अंकल अगर इस चुटकियों का खेल होता ना तो भारत सरकार इसको कब का खेल चुकी होती। वो सिक्योरिटी पर लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद नहीं करती। यही तो दिक्कत है, हम सारी उम्मीद है सरकार से लगाते। कहने को आजादी आ गई, मगर आज भी राजा की तरफ मुंह करके खड़ा होने की आदत नहीं गई। अंकल डेफिनेटली यू हैव अ पॉइंट, पर कैसे? यहाँ हो ना, कुछ दिन रहो, देखो, समझो। यहाँ की कालीन, यहाँ की कशीदाकारी, यहाँ की नक्काशी, यहाँ के सूखे मेवे, जाफरान, जानते हो इसके सबसे ज्यादा ग्राहक हिंदुस्तान के कोने कोने में। यहाँ की कालीन, यहाँ की कशीदाकारी, यहाँ का पश्मीना। अंकल यहाँ अब भी ये काम होते हैं क्या? बिल्कुल होता है, यही तो यहाँ का पुश्तैनी काम है। तुम्हें जानकर हैरत होगी कि इन चीजों के दाम आज भी उतने ही है, मगर कारीगरों को उसका 1/4 भी नहीं मिलता। वो कैसे अंकल? पहले तो यहाँ सैलानी आते थे तो वो कशीदाकारों से, नक्काशों से सीधा माल ले लेते थे, पर पिछले कुछ सालों से ढेरों बिचौलिए पैदा हो गए जो ग्राहक से पैसा वसूल करते हैं, मगर कारीगरों का शोषण करते हैं। इसलिए सबकी कमर टूट गई। अरे वाह अंकल, बिजनेस की इतनी बारीक बातें तो मैंने बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स में भी नहीं सीखी। बेटा तुमसे लगाव था इसलिए कह दिया।
मकान बेचना ही था, मुझसे क्या दिया होता? मैं भी कुछ अच्छे ग्राहकों को जानता हूँ। क्या हुआ? क्या? एक मिनट, कब से हो यहाँ? जी बस अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ। यही के हो? यस, ओरिजिनली बट माइग्रेटेड। तलाशी ले लो इसकी भी। देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। ये देखिए मेरा आइडेंटिटी कार्ड। मैं यहाँ प्रॉपर्टी डिस्पोज करने आया था। ठीक है, फिर भी तलाशी तो होगी। कब से हो यहाँ? माइग्रेंट्स के पहले लॉट में आया था। कुछ मिला वहाँ? नहीं, हमारी इंफॉर्मेशन तो सही थी। 3-4 यहाँ कल रात से टिके हुए हैं। फिर क्या, ये लोग हथियार डाल के सिविलियंस बन जाते हैं, आम कश्मीरी जैसे, सब एक समान। घरों में घुसकर तलाशी लेना भी तो आसान नहीं। ज्यादातर औरतें और बच्चे ही मिलते हैं। मैडम, ये 4 हथियार मिले हैं। ठीक है, ले जाइए इन्हें। देखा, मैं जानती हूँ वो यहीं कहीं छुपे हुए हैं, लेकिन क्या करूं? तलाशी टाइट करते हैं तो सिविलियंस घबरा जाते हैं और मीडिया मानवाधिकार की बातें करने लगती है, और छोड़ देते हैं तो कम वक्त जिस घर में छुपे हैं उसी को रौंद डालते हैं। अब देखिए, अगर लोग भी कोऑपरेट करें तो सब के सब पकड़े जाएंगे। लोग यहाँ के? जानते हो पुनीत, मेरा नाम पुनीत है। हाँ, जानते हो पुनीत, दहशतगर्दी से यहाँ के लोग इतने डरे हुए हैं कि चाहे फौज की सुरक्षा में क्यों न खड़े हो, मुंह तक नहीं खोलेंगे। फिर भी सिचुएशन तो अंडर कंट्रोल है ना? हाँ, कोशिश तो कर ही रहे हैं। अच्छा, आज या कल पुलिस स्टेशन आ जाना। घबराओ मत, आज के एनकाउंटर के तुम चश्मदीद गवाह हो। कुछ दस्तखत करवाने हैं। क्या नाम बोला था? जी, पुनीत। पुनीत। अच्छा, ठीक है। अपनी जान का सौदा करके आए हो? क्यों? आप क्यों पूछ रहे हैं? और फिर मुझे घसीट कर क्यों लाए आप? अरे, खुलेआम पुलिस वालों से बात करते हो और मुझसे पूछते हो कि मैं तुम्हें घसीट कर क्यों लाया। उन्होंने जरूर तुम्हें पहचान लिया होगा। उन्होंने? कौन है वो लोग? आप उन्हें पहचानते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं पहचानता। मैं किसी को नहीं जानता। और वैसे भी दहशत की तो कोई शक्ल ही नहीं होती। उसका तो सिर्फ एहसास होता है, वो भी हर लम्हा, हर पल। अरे, वो अपने दुश्मन को सूंघ कर पहचान लेते हैं। लेकिन मैं मौके पर मौजूद था। मेरा फर्ज बनता है कि मैं पुलिस की मदद करूं। बहुत हो गई मदद, बहुत निभा ली जिम्मेदारी। अरे, लौट जाओ जहां से आए हो, वहीं चले जाओ। देखने में किसी अच्छे घर के चिराग लगते हो तुम। लौट जाओ, लौट जाओ। मैं कहता हूं लौट जाओ।
लेकिन चाचा ये तो बताओ कि हुआ क्या था। क्या करोगे जानकर, क्या करोगे? अरे यहाँ तो हर बंद दरवाजे के पीछे एक दर्द भरी दास्तान लिखी हुई है, दास्तान लिखी हुई है। देखो चाचा, मैं भी कश्मीर का बाशिंदा हूँ, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ की हकीकत क्या है। हकीकत जानना चाहते हो? हकीकत तो सुनो, मेरा बेटा यूनुस गुलफाम हाउस बोट चलाता था, इकलौता बेटा था मेरा, अच्छी खासी कमाई कर लेता था वो, पुरसुकून जिंदगी कट रही थी हमारी। एक रोज वो रुपया लेकर घर लौटा, पता नहीं कहां से उन्हें सुराग लग गया कि वो पीछे ही आदम के। कम वक्त वो चार थे, रुपया भी उन्होंने छीन लिया। मेरी बहू रुखसाना और बेटी फातिमा उसकी चीख चिल्लाहट सुनकर उसको बचाने के लिए आई। तामुरादों को जरा भी चैन नहीं मिला, रुपया तो छीना ही छीना। मैं अंदर के कमरे से देख रहा था, यही इसी जगह मेरे बहू रुखसाना और बेटी फातिमा के साथ मेरी भूल सी बच्ची, मेरी भूल सी बच्ची। मेरी आवाज जैसे लघुआ मार गया था। कुछ नहीं कर पाया। मेरा बेटा बचाने के लिए आया, उसने खिलाफत के कम वक्तों ने उसको गोली मार चाचा, मैं तो कुछ और ही समझा था। चाचा, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी हालत, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ चाचा। आतंकवाद जो है वो कुछ से थोड़े से लोगों का है। बहुत से जो लोग जैसे कि कश्मीर में मुसलमान हैं, वो मुसलमान भी नहीं मानते हैं कि भैया ये ऐसा कुछ बात बने। लेकिन बात दरअसल ये है कि कुछ लोग जो बाहर से आते हैं, वो इलाका बहुत गरीब है, अफगानिस्तान से और इलाके से आते, वो लोग खरीदे जाते हैं, उनको यहाँ दाखिल किया जाता है। दाखिल करा के यहाँ हिंदुस्तान को यानी तकलीफ़, यानी इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि आज 10 साल हो गए ये हमारी एक जंग शुरू है, ठंडी जंग जिसको कहते हैं, क्योंकि ये हमारा बड़ा भारी खर्चा हो रहा है, हमारी मिलिट्री, हमारी फोर्स आगे जा रही है, सिर्फ इसलिए है कि ये बाहर जो मुल्क हैं वो हमें कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस वक्त महाराजा हरी सिंह ने वाली रियासत ने ये लिख कर दे दिया था कि भाई ये इंडिया गवर्नमेंट को, उस वक्त का ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में दो बातें नहीं होनी चाहिए कि किसी सूबे में 370 हो, किसी को 270 हो, ये नहीं होना चाहिए था।